जरा सोचिए, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसे पतले से रास्ते से गुजरता है जिसे कोई जब चाहे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे हॉर्मुज़ की खाड़ी की, एक ऐसी जगह जो हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी है और एक बहुत ही खतरनाक जियोपॉलिटिकल हथियार भी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया की रोज की तेल की सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ एक ही पतले से रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी का क्या होगा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये चोक पॉइंट आखिर संकट में है क्यों, फिर ये हमारी एनर्जी के लिए इतनी ज़रूरी लाइफलाइन क्यों बन गया है और कैसे इसे एक हथियार में बदल दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पूरे मामले में एक नया गठबंधन कैसे सामने आया, और सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिका इस बार सीन से गायब क्यों है, और आखिर में इस पूरी कूटनीतिक रस्साकशी में भारत कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संकट में एक चोक पॉइंट। देखिए, इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा का जो सेंट्रल कैरेक्टर है ना, वो है हॉर्मुज़ की खाड़ी। तो ये हॉर्मुज़ की खाड़ी है क्या? असल में ये फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है, मतलब एक तरह का गेटवे। और ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है, खासकर जब बात तेल और गैस की हो। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, टेक्निकली तो ईरान ने इस रास्ते को बंद नहीं किया है, मतलब ऑफिशियली ये खुला है, लेकिन उन्होंने इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया है कि अब यहां से कोई जहाज ले जाना किसी माइनफील्ड को पार करने जैसा है। ऑपरेशनली ये रास्ता अब सेफ नहीं रहा। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, वैश्विक ऊर्जा की जीवन रेखा। सवाल ये है कि एक छोटे से पानी के रास्ते का ये संकट पूरी दुनिया के लिए और खासकर भारत के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों है? चलिए इसे भारत के एंगल से समझते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। भारत जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, उसका 40% इसी एक रास्ते से आता है। ये बहुत बहुत बड़ी निर्भरता है। और बात सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती। हम जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, उसका ठीक आधा 50% यहीं से आता है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है एलपीजी का, मतलब हमारे घरों में जो रसोई गैस आती है उसका 80%, सोचिए 80% इंपोर्ट इसी एक रास्ते हॉर्मुज़ की खाड़ी पर निर्भर है। इसका मतलब साफ है, वहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उसका असर सीधे हमारे घरों के चूल्हे पर पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसका नतीजा क्या होगा? अगर ये रास्ता रुकता है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबके दाम आसमान छूने लगेंगे, महंगाई बढ़ेगी, हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ेगा और सरकार के खजाने पर भी जबरदस्त दबाव आएगा। एक तरह से कहें तो भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की एक चाबी इसी जलमार्ग के पास है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जलमार्ग का शस्त्रीकरण। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? एक इतना जरूरी ट्रेड रूट एक वॉर जोन में कैसे बदल गया? देखिए, ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हुए, इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी के देशों पर जवाबी कार्रवाई की, और फिर ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला, अपनी ज्योग्राफी। उन्होंने अपनी लोकेशन को ही एक हथियार बना लिया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, अगर हम पर प्रतिबंध लगेंगे तो हम दुनिया की एनर्जी सप्लाई में ऐसी रुकावट डालेंगे कि बड़ी बड़ी ताकतों को भी झुकना पड़े। और ये उन्होंने किया कैसे? ईरान ने कई तरह की तरकीबें अपनाई, शिपिंग के रास्तों में समुद्री माइंस बिछा दी, तेल के टैंकरों पर ड्रोन से हमले किए, मिसाइल से धमकाया, और उनकी नेवी के जहाज़ों ने कमर्शियल जहाज़ों को हैरेस करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कमर्शियल शिपिंग के लिए ये रास्ता लगभग बंद ही हो गया। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। एक नया गठबंधन आगे आया। अब जब ईरान ने ये सब किया तो दुनिया चुप तो नहीं बैठने वाली थी। दुनिया ने भी जवाब दिया, लेकिन इस बार का जवाब थोड़ा अलग था। ब्रिटेन ने लीड ली और 60 से ज्यादा देश एक साथ आए इस संकट पर बात करने के लिए। और हाँ, इनमें भारत भी शामिल था। ये नंबर ही बताता है कि ये मुद्दा कितना सीरियस है। तो इस गठबंधन का मकसद क्या था? देखिए, इसके कई टारगेट थे। पहला,
जहाज़ों की सुरक्षा करना, दूसरा ईरान के साथ डिप्लोमैटिक बातचीत का रास्ता खोलना, और इसके साथ साथ समुद्री माइंस को हटाना और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को वापस नॉर्मल करना। मतलब एक मल्टी लेवल अप्रोच थी। और अब आता है इस कहानी का पांचवा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, अमेरिका की गैर मौजूदगी। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है अमेरिका का हैरान करने वाला रवैया। देखिए, नॉर्मली क्या होता था, ऐसा कोई भी ग्लोबल क्राइसिस होता तो अमेरिका सबसे आगे होता, लीडरशिप रोल में। लेकिन इस बार अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम इस गठबंधन को लीड नहीं करेंगे। और ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल है। अमेरिका का ये कदम एक तरह से एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है, एक कदम पीछे हटना। शायद इसकी वजह ये है कि अमेरिका अब एनर्जी के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है और दशकों तक दुनिया के हर कोने में उलझने के बाद अब वो ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाने से थक चुका है। और ये भी दिखाता है कि जो पुराने वेस्टर्न अलायंस थे वो शायद अब उतने मजबूत नहीं रहे। और आखिर में बात करते हैं भारत की। इस पूरी कॉम्प्लेक्स शतरंज की बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है? और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। इस सारे तनाव के बीच भारत में ईरान की एम्बेसी एक बयान जारी करती है जिसमें लिखा था, हमारे भारतीय दोस्त सेफ हाथों में हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ये दिखाता है कि ईरान भारत के साथ अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। और इसी वजह से भारत एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक तरफ वो ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों सबके साथ बातचीत बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अपने जहाज़ों की सेफ्टी के लिए वो इस नए गठबंधन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, भारत किसी भी मिलिट्री गुट में सीधे तौर पर शामिल होने से बच रहा है ताकि वो अपनी आज़ादी बनाए रखे और अपने फैसले खुद ले सके। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे अमेरिका जैसी पारंपरिक ताकतें दुनिया की जिम्मेदारियों से पीछे हट रही हैं, तो क्या डिप्लोमेसी और इस तरह के नए गठबंधन दुनिया की इन जरूरी धमनियों को, इन लाइफलाइंस को सुरक्षित रख पाएंगे, या फिर हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ज्यादा अस्थिरता होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।